मस्जिद से नमाज पढ़कर एक शख्स बाहर निकलता है। सिर पर टोपी, चेहरे पर घनी दाढ़ी, बदन पर पठानी सूट, चलने का अंदाज बिल्कुल स्थानीय, जुबान पर उर्दू इस कदर रवानी से बहती है जैसे मादरी जुबान हो। वो पास के ढाबे पर बैठता है, आईएसआई के एक जूनियर अफसर के साथ चाय पीता है, हंसता है, बातें करता है और बड़े इत्मीनान से वो सारी जानकारी उगलवा लेता है जो पाकिस्तान की सबसे गोपनीय फाइलों में बंद है। कोई उसे शक की नजर से नहीं देखता। कोई नहीं जानता कि यह शख्स पाकिस्तानी नहीं है, मुसलमान भी नहीं है। यह केरल के एक साधारण हिंदू परिवार का लड़का है। भारत की खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो का अफसर है। इसका नाम है अजीत कुमार डोभाल और अगले 7 साल तक यह शख्स पाकिस्तान की धरती पर दुश्मन की आंखों के सामने रहेगा, उनकी सबसे गहरी साजिशें सुनेगा, उनके सबसे बड़े राज चुराएगा और उन्हें भनक तक नहीं लगने देगा। यह किसी फिल्म की पटकथा नहीं है, यह सच है। इस कहानी को समझने के लिए समय को पीछे ले जाना होगा। 20 जनवरी 1945 उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में एक बच्चे का जन्म हुआ। पिता मेजर गुणानंद डोभाल भारतीय सेना में थे। उस घर में देशभक्ति हवा की तरह बहती थी। कोई सिखाता नहीं था, बस सांस के साथ अंदर आती थी। बचपन से ही अजीत डोभाल तेज दिमाग और कम बोलने वाले बच्चे थे। स्कूल में पढ़ाई में अव्वल थे, लेकिन किताबों से ज्यादा उनकी दिलचस्पी इंसानों को पढ़ने में थी। कौन क्या सोच रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन क्या छुपा रहा है, यह उनका नैसर्गिक हुनर था। जैसे किसी को क्रिकेट खेलना आता है, वैसे डोभाल को इंसानों की नीयत पढ़ना आता था। 1968 में उन्होंने इंडियन पुलिस सर्विस ज्वाइन की। पोस्टिंग हुई केरल कैडर में। लेकिन डोभाल किसी थाने में बैठकर एफआईआर लिखने के लिए नहीं बने थे। उनकी काबिलियत इंटेलिजेंस ब्यूरो की नजर में आ गई। आईबी भारत की सबसे पुरानी और सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी है। इसके एजेंटों का कोई नाम नहीं होता, कोई चेहरा नहीं होता, और अगर वे पकड़े जाएं तो सरकार उन्हें पहचानने से भी इनकार कर देती है। इसी दुनिया में अजीत डोभाल ने कदम रखा। आईबी में आने के बाद डोभाल को सबसे पहले उत्तर पूर्व भारत भेजा गया। मिजोरम में उन दिनों अलगाववादी आंदोलन अपने चरम पर था। मिजो नेशनल फ्रंट भारत सरकार के खिलाफ हथियार उठा चुका था। जंगलों में विद्रोहियों का राज था। वहां जाने से अनुभवी अफसर भी कतराते थे, क्योंकि भारत सरकार का कोई आदमी अगर पकड़ा जाता तो उसकी लाश भी नहीं मिलती थी। डोभाल उन जंगलों में गए, अकेले, बिना किसी बड़ी सुरक्षा के। उन्होंने विद्रोहियों के बीच रहकर उनकी भाषा सीखी, उनके तौर तरीके समझे, उनके नेताओं से मिले। धीरे धीरे ऐसे संपर्क बनाए जो आगे चलकर मिजोरम में शांति की नींव बने। यहीं पर उन्होंने वो सबक सीखा जो आगे चलकर उनकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर देगा। दुश्मन को हराने के लिए पहले दुश्मन बनना पड़ता है, उसकी भाषा बोलनी पड़ती है, उसकी तरह सोचना पड़ता है, उसकी जिंदगी जीनी पड़ती है, तभी उसकी कमजोरी पता चलती है। उस वक्त शायद डोभाल खुद भी नहीं जानते थे कि यही सबक एक दिन उन्हें पाकिस्तान की गलियों में ले जाएगा। 1980 का दशक भारत के लिए बेहद खतरनाक था। पाकिस्तान के तानाशाह जनरल जियाउल हक ने भारत के खिलाफ एक अघोषित युद्ध छेड़ दिया था। आईएसआई ने पंजाब में खालिस्तान आंदोलन को हवा दे दी थी। हथियार, पैसा और ट्रेनिंग सब कुछ पाकिस्तान से आ रहा था। सीमा पार से आतंकवादी भारत में घुस रहे थे। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। उसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। पूरा पंजाब जल रहा था। कश्मीर में भी अलगाववाद की चिंगारी भड़कने लगी थी। भारत की खुफिया एजेंसियों को पता था कि इन सब के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, लेकिन सबूत चाहिए थे, पाकिस्तान के अंदर से, उनके अपने ठिकानों से, उनकी अपनी जुबान से। और यह काम कोई सैटेलाइट नहीं कर सकती थी। इसके लिए किसी इंसान को पाकिस्तान की जमीन पर जाना था, किसी ऐसे इंसान को जो पाकिस्तानी बनकर रह सके, जो मस्जिद में नमाज पढ़ सके, जो उर्दू इतनी सफाई से बोले कि कोई फर्क ना पकड़ पाए, जो दबाव में ना टूटे, और जो अगर पकड़ा जाए तो मौत से पहले अपनी असली पहचान मिटा दे। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कई नामों पर विचार किया, लेकिन एक नाम बार बार सामने आता रहा, अजीत डोभाल। मिशन की तैयारी महीनों पहले शुरू हो गई। सबसे पहले एक पूरी नई पहचान तैयार की गई। नया नाम, नया बैकग्राउंड, नई कहानी, इतनी बारीकी से कि अगर कोई उनसे उनके दादा का नाम पूछता तो वे बता सकते थे, उनके गांव का रास्ता पूछता तो वे समझा सकते थे, बचपन की कोई याद पूछता तो वे सुना सकते थे। यह सब पहले से तय था, रिहर्स किया हुआ, सैकड़ों बार दोहराया हुआ। उन्होंने अपनी शारीरिक बनावट भी बदली, दाढ़ी रखी,
बालों का स्टाइल बदला, कपड़ों का तरीका बदला, चलने का अंदाज बदला, यहां तक कि खाने का तरीका भी बदला। पाकिस्तान में लोग दाहिने हाथ से एक खास तरीके से रोटी तोड़ते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अंडरकवर ऑपरेशन में यही छोटी बातें आपको जिंदा रखती हैं या मरवा देती हैं। डोभाल की उर्दू बेहद मजबूत थी। उनके चेहरे की बनावट ऐसी थी कि वे पश्तून या पंजाबी मुसलमान के रूप में आसानी से पास हो सकते थे। और सबसे जरूरी, उन्हें इस्लाम की गहरी समझ थी। नमाज, रोजा, कलमा, कुरान की आयतें, ये कोई रटी हुई जानकारी नहीं थी। उन्होंने इस्लाम को इतनी गहराई से समझा था कि कोई आलिम भी उन्हें परख कर शक नहीं कर सकता था। और फिर वो दिन आया। अजीत डोभाल ने भारत की सरहद पार की और पाकिस्तान की जमीन पर कदम रखा। 7 साल, 2555 दिन, 61,320 घंटे, हर एक पल में पकड़े जाने का खतरा, हर एक पल में मौत का साया। डोभाल पाकिस्तान में एक मुसलमान के रूप में रह रहे थे। वे मस्जिदों में जाते थे, जुम्मे की नमाज पढ़ते थे, रमजान में रोजा रखते थे, लोगों के साथ उठते बैठते थे, चाय पीते थे, बातें करते थे। और इन्हीं बातों के बीच वे जानकारियां निकालते थे, ऐसी जानकारियां जो भारत की सुरक्षा के लिए सोने से भी ज्यादा कीमती थीं। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था जितना सुनने में लगता है। पाकिस्तान में हर मोहल्ले में आईएसआई के इन्फॉर्मर थे। कोई भी नया चेहरा दिखे तो तुरंत रिपोर्ट होती थी। डोभाल को हर वक्त सतर्क रहना पड़ता था। एक छोटी सी गलती, एक गलत लहजा, एक गलत शब्द और खेल खत्म। आईबी का कोई भी एजेंट अगर पाकिस्तान में पकड़ा जाता तो भारत सरकार उसे पहचानने से इनकार कर देती। कोई बचाने नहीं आता, कोई कूटनीतिक रास्ता काम नहीं करता। बस एक अंधेरा तहखाना होता, यातना होती और फिर एक दिन खामोश मौत। डोभाल ये सब जानते थे और फिर भी वे गए, क्योंकि देश की सुरक्षा उनके लिए अपनी जान से बड़ी थी। एक बार किसी ने उन्हें शक की नजर से देखा। पूछताछ शुरू हुई, सवालों की बौछार हुई। कहां से आए हो, किसके पास रहते हो, कलमा सुनाओ, नमाज पढ़कर दिखाओ। डोभाल ने एक पल के लिए भी घबराहट नहीं दिखाई। उन्होंने इतने ठंडे दिमाग से जवाब दिए कि सामने वाला खुद शर्मिंदा हो गया कि उसने एक नेक मुसलमान पर शक किया। एक और किस्सा है। एक मस्जिद में नमाज के बाद एक मौलवी ने उनसे कुरान की एक आयत का मतलब पूछा। यह कोई जिज्ञासा नहीं थी, यह जानबूझकर किया गया परीक्षण था। लेकिन डोभाल ने न सिर्फ उस आयत का सही मतलब बताया, बल्कि उसके बाद की 2 आयतें भी सुनाकर पूरा संदर्भ समझा दिया। मौलवी इतना प्रभावित हुआ कि उसने डोभाल को अपने करीबी लोगों में शामिल कर लिया। यह था डोभाल की तैयारी का स्तर। उन्होंने सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं सीखा था, उन्होंने इस्लाम को समझा था, उसकी गहराई में गए थे और इसी गहराई ने उन्हें बचाया। एक बार उन्हें आईएसआई के एक जूनियर अफसर के करीब जाने का मौका मिला। डोभाल ने हफ्तों तक उसका भरोसा जीता, उसके साथ चाय पी, उसकी बातें सुनी, उसकी समस्याएं समझी और फिर धीरे धीरे उसकी जुबान से वो बातें निकाली जो पाकिस्तान की सबसे गोपनीय फाइलों में बंद थीं। किन रूटों से हथियार भारत भेजे जा रहे हैं, किन एजेंटों के जरिए पैसा ट्रांसफर हो रहा है, कौन से भारतीय नेता पाकिस्तान की पेरोल पर हैं। ये जानकारी इतनी विस्फोटक थी कि जब भारत पहुंची तो खुफिया एजेंसियों ने कई बड़े ऑपरेशन चलाए। पंजाब में खालिस्तान आंदोलन को कमजोर करने में इन जानकारियों ने निर्णायक भूमिका निभाई। 7 साल तक अंडरकवर रहना सिर्फ शारीरिक चुनौती नहीं थी, सबसे बड़ी लड़ाई दिमाग के भीतर थी। सोचिए, 7 साल तक आप अपने असली नाम से किसी को नहीं बुला सकते, अपनी मां को फोन नहीं कर सकते, अपने परिवार को नहीं देख सकते, अपनी भाषा में बात नहीं कर सकते। हर सुबह उठकर आपको एक झूठी जिंदगी जीनी है, एक झूठा नाम, एक झूठा चेहरा, एक झूठी दुनिया। और अगर एक पल के लिए भी आंखें नम हुई तो कोई देख सकता है, और वो देखना आपकी मौत हो सकती है। डोभाल ने एक बार बताया कि कई रातें ऐसी आईं जब वे अकेले अपने कमरे में बैठे मां का चेहरा याद करते थे, बच्चों की आवाज याद करते थे, लेकिन अगली सुबह वे फिर वही नकाब लगा लेते थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर वे कमजोर पड़े तो सिर्फ उनकी जान नहीं जाएगी, भारत की सुरक्षा की एक पूरी कड़ी टूट जाएगी और उनकी वजह से कई और लोगों की जानें खतरे में पड़ जाएंगी। 7 साल के बाद जब डोभाल पाकिस्तान से भारत लौटे तो उनके साथ जानकारियों का एक ऐसा खजाना था जिसने भारत की सुरक्षा नीति को हमेशा के लिए बदल दिया। पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क की पूरी मैपिंग, आईएसआई के ऑपरेशनल स्ट्रक्चर की समझ, खालिस्तान और कश्मीर में चल रहे छद्म युद्ध के रूट, पाकिस्तान की सैन्य तैयारियों का खाका, ये वो जानकारियां थीं जो कोई सैटेलाइट, कोई तकनीक और कोई कंप्यूटर नहीं जुटा सकता था। ये सिर्फ एक इंसान जुटा सकता था, वो इंसान जो 7 साल तक दुश्मन की जमीन पर दुश्मन बनकर रहा।
लेकिन डोभाल रुके नहीं। 1990 में कश्मीर की हजरत बल दरगाह पर उग्रवादियों ने कब्जा कर लिया। अंदर पैगंबर मोहम्मद का पवित्र बाल रखा था। भारत सरकार इस जगह पर सैन्य बल का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, क्योंकि इससे पूरी मुस्लिम दुनिया में भूचाल आ जाता। यह एक असंभव स्थिति थी। तब डोभाल को वो संकट सुलझाने की जिम्मेदारी दी गई और उन्होंने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। वे खुद उग्रवादियों के बीच गए, उनकी भाषा में बात की, उनके डर को समझा, उनके गुस्से को सुना और धीरे धीरे उन्हें समझाया कि बाहर नहीं आए तो ना मोए मुकद्दस बचेगा, न वे खुद। आखिरकार बिना एक भी गोली चलाए, बिना एक भी जान गंवाए दरगाह खाली हो गई। ये था अजीत डोभाल का तरीका। जहां ताकत से काम नहीं चलता, वहां दिमाग से, और जहां दिमाग से काम नहीं चलता, वहां ताकत से, लेकिन हमेशा देश पहले। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अजीत डोभाल को भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया और तब से डोभाल ने भारत की सुरक्षा नीति को पूरी तरह बदल दिया। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक, 2025 का ऑपरेशन सिंदूर, पीएफआई का खात्मा, ये सब उसी सोच का नतीजा है जो डोभाल ने पाकिस्तान की गलियों में 7 साल रहकर बनाई थी। उन्होंने दुश्मन को इतने करीब से देखा कि अब दुश्मन की हर चाल उन्हें पहले से दिख जाती है। पाकिस्तान को आज तक ये बात भीतर से कचोटती है कि भारत का एक अफसर 7 साल तक उनकी जमीन पर रहा, उनकी सबसे गोपनीय जानकारियां चुराता रहा, उनकी मस्जिदों में नमाज पढ़ता रहा, उनके लोगों के बीच चाय पीता रहा और उन्हें पता तक नहीं चला। अजीत डोभाल की कहानी सिर्फ एक जासूस की कहानी नहीं है, ये उस शख्स की कहानी है जिसने अपनी पहचान मिटाकर करोड़ों लोगों की पहचान बचाई। 7 साल तक अपना नाम भूलकर करोड़ों लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की। हर रात सोने से पहले उन्हें नहीं पता होता था कि अगली सुबह आएगी भी या नहीं, और फिर भी वे अगली सुबह उठकर उसी नकाब के पीछे चले जाते थे, क्योंकि भारत माता की रक्षा का जो संकल्प उन्होंने लिया था वो किसी डर से बड़ा था, किसी मौत से बड़ा था और किसी जिंदगी से भी बड़ा था। जय हिंद। 18 मार्च 1980। अजीत डोभाल एक ऐसा नाम जिसकी तलाश में पूरी पाकिस्तानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI अपनी हर चाल चल रही थी। 7 साल दुश्मन देश की जमीन पर एक नकली पहचान के साथ जीना, जहां हर सांस आखिरी हो सकती थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसने मौत को रोज करीब से देखा, उसे सिर्फ 24 घंटों के अंदर सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। उन आखिरी 24 घंटों में क्या कोई राज खुल गया था या फिर किसी ने पहचान लिया था असली चेहरा? ये कहानी शुरू होती है उस दौर से जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव सिर्फ खबर नहीं, एक सच्चाई था। इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1971 का घाव अभी भी पाकिस्तान के दिल में ताजा था। बांग्लादेश अब एक अलग देश बन चुका था और पाकिस्तान सिर्फ टूटा नहीं था, अंदर से जल रहा था। यही वजह थी कि ISI अब सिर्फ एक एजेंसी नहीं रही, वो बन चुकी थी एक बदले की आग। उसके निशाने पर था भारत और भारत के वो साए जो दिखाई नहीं देते थे। तभी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने तैयार किया एक ऐसा मिशन जो पहले कभी नहीं हुआ था। एक भारतीय अधिकारी सालों तक पाकिस्तान के अंदर, उनकी ही दुनिया में, उनके बीच, उनकी नजरों के सामने, और यह जिम्मेदारी दी गई अजीत डोभाल को। लेकिन यह कोई मिशन नहीं था, यह एक जिंदा कब्र थी। सोचिए, आपको अपना नाम छोड़ना है, अपनी पहचान मिटानी है, अपने ही देश को भूलने का नाटक करना है। हर रात सोने से पहले एक ही सवाल, क्या सुबह देख पाऊंगा? और फिर भी बिना एक पल रुके, बिना एक सवाल पूछे डोभाल ने यह मिशन स्वीकार किया। डोभाल कोई साधारण IPS अधिकारी नहीं थे। वो जानते थे पाकिस्तान में जिंदा रहना है तो पाकिस्तानी बनना पड़ेगा। उन्होंने बदला अपना नाम, अपनी पहचान, यहां तक कि अपना धर्म भी, और फिर एक मुसलमान बनकर वो पाकिस्तान में दाखिल हुए। उनकी उर्दू इतनी साफ कि शक की गुंजाइश ही नहीं बचती थी। उनका लहजा, उनकी नमाज, उनका रहन सहन, सब कुछ इतना असली था कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI के एजेंट भी उन्हें अपना ही समझते थे। यह सिर्फ एक्टिंग नहीं थी, यह जिंदा रहने की कीमत थी। 7 साल, पूरा एक दौर डोभाल पाकिस्तान में रहे। 7 साल तक हर खुफिया हरकत उन्होंने अपनी आंखों से देखी। 7 साल तक उन्होंने भारत को वो जानकारी दी
जो किसी सैटेलाइट से भी नहीं मिल सकती थी। वो देख रहे थे आईएसआई कैसे काम करती है, वो समझ रहे थे पाकिस्तानी सेना के अंदर कौन से प्लान बन रहे हैं, वो पकड़ रहे थे भारत के खिलाफ रची जा रही हर साजिश, और सबसे खतरनाक वो पहचान रहे थे कौन से भारतीय पाकिस्तान के इशारों पर चल रहे थे। ये सारी जानकारी वो चुपचाप सीक्रेट तरीके से भारत तक पहुंचाते रहे। ये कोई फिल्म नहीं थी, ये असली खेल था, जहां हर दिन एक नया खतरा, हर रात एक नया डर, एक गलत कदम, एक गलत शब्द, एक गलत नजर, और कहानी वहीं खत्म। लेकिन डोवाल की कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि वो सिर्फ जानकारी नहीं जुटा रहे थे, वो धीरे धीरे आईएसआई के अंदर तक पहुंच चुके थे। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस आईएसआई के कुछ अफसरों के इतने करीब कि उन्हीं के साथ बैठकर भारत के खिलाफ बन रहे प्लान सुनते थे। मीटिंग्स में जहां हर शब्द सिर्फ बात नहीं, एक साजिश होता था, और वही साजिश चुपचाप सीधे भारत तक पहुंच जाती थी। यही था असली खेल, दुश्मन की आंखों में देखकर उसी को धोखा देना। लेकिन हर खेल की एक कीमत होती है, और जैसे जैसे समय बीता खतरा और गहरा होता गया। आईएसआई को अब शक होने लगा था। कोई था जो उनकी हर चाल पढ़ रहा था, कोई था जो उनके बीच रहकर उन्हें ही तोड़ रहा था। और फिर शुरू हुआ शिकार। जाल बिछाया गया, धीरे खामोशी से, हर उस इंसान पर नजर जो थोड़ा भी अलग दिखता था, हर उस पर जो जरूरत से ज्यादा सवाल करता था, हर उस पर जो जरूरत से ज्यादा जानता था। हवा में अब शक था, नजरों में अब तलाशी थी। एक स्पेशल सेल बनाई गई जिसका सिर्फ एक मकसद था, उस साए को ढूंढना जो उनके बीच छुपा बैठा था। और धीरे धीरे वो जाल सिकुड़ने लगा और उसका घेरा डोवाल के करीब आने लगा। फिर वो रात आई, अंधेरी, लेकिन सिर्फ अंधेरी नहीं, खामोश और असामान्य, जैसे कुछ होने वाला हो। डोवाल अपने कमरे में थे, लेकिन बाहर सब कुछ वैसा नहीं था। गली में हलचल थी, पर वो आम हलचल नहीं थी। अजनबी चेहरे जो ठहर ठहर कर देख रहे थे, अजनबी निगाहें जो कुछ ढूंढ रही थीं। डोवाल ने खिड़की से झांका, और जो देखा वो काफी था समझने के लिए। दो आदमी गली के कोने पर खड़े थे, शांत लेकिन नजरें तेज। और सबसे खतरनाक बात, वो पहले नहीं थे। डोवाल का दिल एक पल के लिए सच में थम गया। एक ट्रेंड इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए इतना इशारा ही काफी होता है। और उसी पल बिना किसी शक के वो समझ गए, जाल बिछ चुका था, अब खेल खुल चुका था। अगर अगले 24 घंटों में उन्होंने पाकिस्तान नहीं छोड़ा, तो शायद वो कभी अपने देश, अपने परिवार, अपने असली नाम तक वापस नहीं जा पाएंगे। और सिर्फ उनकी जान नहीं, उनके 7 साल, हर रिस्क, हर सच्चाई, सब एक झटके में खत्म हो जाता। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस की परतों के नीचे छुपे राज हमेशा के लिए दफन हो जाते। कोई सबूत नहीं, कोई कहानी नहीं, बस एक गायब नाम यहीं से शुरू हुआ। उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक खेल, आखिरी 24 घंटों का काउंटडाउन। हर सेकंड अब कीमत रखता था। एक तरफ वापस लौटने की उम्मीद, एक अधूरा सुकून, दूसरी तरफ हर कदम पर मौत, हर सांस में शक, हर नजर जैसे सच पढ़ लेना चाहती हूं। क्या वो सच में इतनी आसानी से निकल पाएंगे, या ये आखिरी खेल उनका आखिरी मिशन बन जाएगा? डोवाल ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। कमरे के अंदर हर वो चीज जो उनकी असली पहचान से जुड़ी थी, न सिर्फ हटाई गई बल्कि मिटा दी गई। कुछ जला दी गई, कुछ गायब कर दी गई, जैसे वो कभी अस्तित्व में थी ही नहीं। अब उनके पास कुछ नहीं था, ना कोई सबूत, ना कोई सहारा, सिवाय एक झूठी पहचान और एक बेहद तेज दिमाग के। सुबह होते ही दुनिया वहीं थी, लेकिन नजर बदल चुकी थी। गली वहीं थी, लोग वहीं थे, लेकिन अब हर चेहरा जैसे कुछ खोज रहा था, हर नजर जैसे सवाल पूछ रही थी। हर मोड़ पर खामोश निगरानी थी, हर साया जैसे उनका पीछा कर रहा था। हवा में अब सिर्फ शक था, और इसी शक के बीच डोवाल बाहर निकले। चाल बिल्कुल सामान्य, चेहरा बिल्कुल शांत, ना कोई जल्दबाजी, ना कोई डर, जैसे वो सिर्फ एक आम इंसान हो। लेकिन सच इससे भी ज्यादा खतरनाक था।
थोड़ी ही दूरी पर इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस आईएसआई के 2 अधिकारी लगातार उन पर नजर गड़ाए हुए थे और डोवाल इस बात को महसूस कर चुके थे। उन्हें पता था हर कदम पर कोई उनका पीछा कर रहा है। फिर भी ना चाल बदली, ना एक बार पीछे मुड़े, क्योंकि वो जानते थे डर का एक इशारा सब कुछ खत्म कर सकता है। हर कदम अब एक एक्टिंग नहीं, एक जंग था। आगे बढ़ते बढ़ते वो एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में पहुंचे, जहां लोगों की आवाज आई, शोर, हलचल, सब कुछ एक साथ धड़क रहा था। माहौल अचानक उनके खिलाफ नहीं, उनके पक्ष में हो गया और यही उनका मौका था, एक सही टाइमिंग। और डोवाल बिना रुके सीधे उस भीड़ में घुस गए। धीरे धीरे, बिल्कुल बिना ध्यान खींचे, वो उसी भीड़ का हिस्सा बनते चले गए। कदम मिलाते हुए, सांसें कंट्रोल करते हुए उन्होंने खुद को इस तरह छुपा लिया कि कुछ ही पलों में उनकी मौजूदगी भीड़ में घुलकर खत्म हो गई, जैसे वो कभी थे ही नहीं। उधर आईएसआई के दोनों अधिकारी भीड़ में पागलों की तरह तलाश कर रहे थे। हर चेहरे को गौर से देखते, हर शक पर रुकते, हर दिशा में दौड़ते। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि डोवाल उस भीड़ की आड़ लेकर काफी आगे निकल चुके थे और अब कराची की तंग गलियों में खामोशी से दाखिल हो चुके थे, जहां हर मोड़ एक नया रास्ता देता है, जहां मुड़े हुए रास्ते और अंधेरे कोने हर मोड़ पर उन्हें छिपने का एक नया मौका दे रहे थे। कुछ देर बाद वो एक तय जगह पर पहुंचे, एक खामोश सुनसान कोना, जहां ने उनकी मुलाकात हुई। एक दूसरे भारतीय जासूस से दोनों की नजरें मिली। कोई शब्द नहीं, कोई इशारा नहीं, फिर भी सब कुछ समझ आ गया। वक्त नहीं था और हालात बहुत कुछ कह रहे थे। उस एजेंट ने तुरंत एक मुड़ा हुआ कागज डोवाल के हाथ में थमा दिया। उस कागज में एक रास्ता था, सीधा नहीं, खतरनाक और पूरी तरह छुपा हुआ, एक गुप्त सुरंग का संकेत जो उन्हें पाकिस्तान की सीमा के पार ले जा सकता था। समय तेजी से खत्म हो रहा था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे एक खामोश अलविदा। फिर दोनों अलग हो गए। अब डोवाल अकेले थे और ये अकेलापन पहले से ज्यादा भारी था। जैसे ही सूरज ढलने लगा, अंधेरा गहराने लगा। डोवाल उस सुनसान इलाके की ओर बढ़े, जहां एक झरझर इमारत खामोशी में खड़ी थी। बाहर से बेकार, अंदर से एक रास्ता। उसी इमारत के भीतर छिपा था उस सुरंग का मुंह। अंदर कदम रखते ही घना अंधेरा, नम दीवारें और घुटन भरी हवा, जैसे हर चीज उन्हें रोकना चाहती हो। लेकिन वो रुके नहीं, नीचे उतरते गए और फिर उस सकरी सुरंग में आगे बढ़ना शुरू किया, जहां सीधा चलना भी मुमकिन नहीं था। कहीं झुककर, कहीं घुटनों के बल। हर कदम एक जोखिम था। ऊपर इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस आईएसआई के लोग उन्हें ढूंढ रहे थे और नीचे वो जिंदगी और मौत के बीच एक पतली सी रेखा पर चल रहे थे। समय का अंदाजा खत्म हो चुका था। बस अंधेरा था, सन्नाटा था और दिल की धड़कन। फिर काफी देर की उस कठिन यात्रा के बाद उन्हें दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी और आखिरकार वो उस सुरंग के दूसरे छोर तक पहुंच गए। एक आखिरी कदम और सब कुछ बदल गया। जैसे ही डोवाल बाहर निकले, उन्हें तुरंत एहसास हुआ हवा बदल चुकी थी, मिट्टी की खुशबू अलग थी। माहौल अब वैसा नहीं था। वो समझ गए, वो सीमा पार कर चुके थे। वो अब पाकिस्तान में नहीं थे, सुरक्षित थे, लेकिन अभी भी सांसें तेज थीं। उधर इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के अधिकारी अब भी उनकी तलाश में भटक रहे थे। हर जगह छान रहे थे, हर शक के पीछे भाग रहे थे, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो शख्स कब, कैसे और कहां उनकी आंखों के सामने से गायब हो गया। और इधर अजित डोवल 7 साल बाद जिंदा, सुरक्षित और खाली हाथ नहीं, अपने साथ लेकर आए थे पाकिस्तान के सबसे गहरे राज। ऐसी जानकारी जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, जिसे हासिल करने के लिए जिंदगी दांव पर लगानी पड़ती है। डोवाल जो लेकर लौटे थे, उसने भारत की इंटेलिजेंस हिस्ट्री की दिशा बदल दी। आईएसआई के अंडरकोर एजेंट्स की लिस्ट, पाकिस्तान के सीक्रेट मिलिट्री प्लान्स, वो नेटवर्क्स जो भारत के अंदर रहकर
उसी के खिलाफ काम कर रहे थे, और वो नाम जिन्हें कोई जानता तक नहीं था। हर फाइल एक खुलासा थी, हर जानकारी एक हथियार, इतनी कीमती कि आने वाले कई सालों तक इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज इसी जानकारी के दम पर अपने कदम तय करती रहीं। लेकिन ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। समय बदला, हालात बदले, और 2005 में डोवाल बने इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर, भारत की डोमेस्टिक इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा पद। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। 2014, नई सरकार, नया दौर। तब नरेंद्र मोदी ने उन्हें बुलाया और सौंप दी देश की सबसे संवेदनशील जिम्मेदारी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। वो इंसान जो कभी पाकिस्तान की गलियों में अपनी पहचान छुपाकर चलता था, आज पूरे देश की सुरक्षा का चेहरा बन चुका था। एक पहाड़ी गांव से निकलकर देश की सबसे ऊंची कुर्सियों तक पहुंचना, यह सफर आसान नहीं था। लेकिन डोवाल ने कभी आसान रास्ता चुना भी नहीं। सवाल आज भी बाकी हैं, उन 7 सालों में उन्होंने क्या क्या देखा, किन खतरों से गुजरे। वो कौन सा पल था जब उन्हें समझ आया अब निकलना ही होगा, और वो आखिरी 24 घंटे जब हर सेकंड जिंदगी और मौत के बीच अटका हुआ था। उनके दिल में क्या चल रहा था, ये सब शायद कभी पूरी तरह सामने नहीं आएगा, क्योंकि कुछ कहानियां फाइलों में बंद रह जाती हैं और कुछ इतिहास बन जाती हैं। लेकिन एक सच हमेशा जिंदा रहेगा कि जिस देश के पास अजित डोवाल जैसे लोग हों, उसे तोड़ना नामुमकिन है। अगर दोस्तों ये कहानी आपका दिल छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर जरूर करें। भारत माता की जय। लागले उ सबका से सुनर रे, लागले उ सबका से सुनर रे, बावे उनका में सब हुनर रे। लागले उ सबका से सुनर रे, बावे उनका में सब हुनर रे। बड़ा रंगीला, बड़ा रंगीला मिलन हमारो भता, करेला हमरा से प्यार सखी, करेला हमरा से प्यार। बड़ा रंगीला मिलन हमारो भता, करेला हमरा से प्यार सखी, करेला हमरा से प्यार। Music by Adya Babu. बड़े बड़ी प्यार हो, राजा जी हमार हो। बड़े बड़ी प्यार हो, राजा जी हमार हो। हमके घुमावे बाजार, जौन जौन कोही हमके लियावे, सखी रे बारी लगार। लागले उ सबका से सुनर रे, बावे उनका में सब हुनर रे। लागले उ सबका से सुनर रे, बावे उनका में सब हुनर रे। बड़ा रंगीला, बड़ा रंगीला मिलन हमारो भता, करेला हमरा से प्यार सखी, करेला हमरा से प्यार। बड़ा रंगीला मिलन हमारो भता, करेला हमरा से प्यार सखी, करेला हमरा से प्यार।
हुनर रे, लागेले उ सबका से सुनर रे, बावे उनका में सब